हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज अड्डा 24/7। दिस सनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक और नए पीवाईक्यू का सॉल्यूशन, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, फिर उनका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और आपको भी पता है कि पीवाईक्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। किसी भी एग्जाम में अगर हमें अच्छा परफॉर्म करना है तो पीवाईक्यूज को करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ना क्वेश्चन पेपर की स्ट्रेटजी पता चल जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। साथ साथ में हमें यह पता चल जाता है कि किस चैप्टर की कितनी ज्यादा वेटेज है, यानी कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस चैप्टर से तो नहीं ही पूछे गए हैं, है ना। तो ये सारा हमें पीवाईक्यूज के जरिए पता चलती है, ठीक है। तो क्या करोगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चाहे वो आपकी प्री बोर्ड है, चाहे वो आपका फाइनल एग्जाम है, चाहे वो आपका सीयूटी एग्जाम है, तो तीनों में ही आपकी ये जो पीवाईक्यूज है बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते आज का हमारा हिस्ट्री का पीवाईक्यू, ठीक है। ये कोड दिया हुआ है 6153, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर है आपका किसका? हिस्ट्री का, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आता है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले हमें उसकी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से केयरफुली रीड करना होता है ना। इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने किस क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है। अगर हम ज्यादा लिखेंगे तो कहीं ना कहीं अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया होता है? हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में आपके 5 सेक्शंस दिए होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि कैरी करेंगे 21 मार्क्स टोटल, जो है हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 1 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके? 21। उसके बाद सेक्शन बी जो होगा उसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 3 मार्क्स, ठीक है। इसमें आपको वर्ड लिमिट्स दी हुई है, तो वर्ड लिमिट कितनी है आपकी? 60 to 80 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी होगा। सेक्शन सी में क्या करेंगे? आपके 3 क्वेश्चन दिए होंगे, लॉन्ग आंसर्स दिए होंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स आपको करने हैं, तो 3 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, तो हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 8 मार्क्स और टोटल मार्क्स होंगे इसके 24 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी में आते हैं, इसकी वर्ड लिमिट है 300 to 350 वर्ड्स में आपको अपना आंसर लिखना है। उसके बाद सेक्शन डी में आते हैं, सेक्शन डी जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा 31 से 33, यानी कि 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपके 4 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? सेक्शन ई पर आते हैं। सेक्शन ई मैप बेस्ड क्वेश्चन का होगा जो कि कैरी करेगा आपके 5 मार्क्स। इस तरह से हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली, लेकिन आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसमें बताया गया है कि फर्स्ट लाइन में कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कि सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी ही करने हैं, ठीक है। जरूर जरूर से करने, कोई स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। देखेंगे हम ध्यान से, तो ये बाइलिंगुअल दिया होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता है। आपको जो भी मीडियम में समझ में आता है आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए। 50% प्रॉब्लम तो हमारी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही सॉल्व हो जाती है, बाकी बचा 50% का पार्ट, वो हम अपना आंसर राइट करके और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्या है ये? आपका हिंदी में है क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से ब्रिटिश अधिकारी की पहचान करनी है, ठीक है। और इसका क्या करना है? ये उस ब्रिटिशर्स का नाम बताना है, उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बताना है जिसके लिए ये क्लूज दिए गए हैं, है ना। तो आपको हिंदी में समझ में आता है तो आप हिंदी में कर लेंगे, इंग्लिश में समझ में आता है तो आप इंग्लिश में कर लेंगे। ये क्या है? आइडेंटिफाई द ब्रिटिश ऑफिसर, आइडेंटिफाई द ब्रिटिश ऑफिसर विच द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। विच हेल्प द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या करना है? आइडेंटिफाई द ब्रिटिश ऑफिसर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको नीचे दिए गए क्लूज अच्छे पढ़ने हैं। He was a physician, ठीक है। He was a physician, came to India during the 1794 और to the 1815। तो ये 1794 से 1815 के बीच में इंडिया आते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? ही सर्व्ड इन द बंगाल मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। तो ये बंगाल में अपनी मेडिकल सर्विसेज देते हैं। ही सर्व्ड एज द सर्जन टू द लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के भी क्या थे? ये सर्जन थे, यानी कि जो होते हैं ना हमारे जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, इसी तरीके से ये क्या थे? लॉर्ड वेलेस्ली के सर्जन थे, है ना। वहां उनके फैमिली डॉक्टर थे, उनका ट्रीटमेंट किया था उन्होंने। ही ऑर्गेनाइज द कलकत्ता द अलीपुर जू, और इन्होंने कलकत्ता अलीपुर जू को क्या किया था? बनाया था, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये ऑफिसर कौन थे? मार्को पोलो, फ्रैंकिस बर्नियर, फ्रैंकिस
हाँ, फ्रैंकोइस बुकानन, ठीक है, और कर्नल मैकेंजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? देखो ये जो फ्रैंकिस बर्नियर है और फ्रैंकिस बुकानन है, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो इसका नाम है फ्रैंकिस बुकानन और ये फ्रैंकोइस बर्नियर। तो ये दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चे, ठीक है। मैं आपको बता रही हूं पहले, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसमें क्या करना है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फ्रैंकिस बुकानन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फ्रैंकिस बुकानन कैसे होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या होगा, देखो मैं अभी आपको लॉजिक बताती हूं। तो ये जो फ्रैंकिस बुकानन है, ठीक है, फ्रैंकिस बुकानन है, किसके फिजिशियन थे? ये लॉर्ड वेलेस्ली के फिजिशियन थे। अगर मैं कहूं ये फ्रैंकिस बर्नियर जो थे, ये किसके फिजिशियन थे? ठीक है, ये बाय प्रोफेशन दोनों ही क्या थे? फिजिशियन थे। लेकिन इन्होंने जैसे लॉर्ड वेलेस्ली को ट्रीट किया था, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट किया था, तो ऐसे ही बर्नियर ने क्या किया था? बर्नियर एक ट्रैवलर था बच्चे, ठीक है, बर्नियर क्या था? एक ट्रैवलर था। तो लॉर्ड वेलेस्ली के पर्सपेक्टिव से अगर पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? फ्रैंकिस बुकानन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया था? बंगाल मेडिकल सर्विसेज में जो है वो काम किया था। उसके बाद उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के एक सर्जन के रूप में काम किया और इन्होंने ही कलकत्ता अलीपुर जू को बनाया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टली मैच? इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है, ठीक है। तो चोला इन द तमिलनाडु में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? चोला डायनेस्टी, यानी कि चोला रूलर्स रूल कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद है आपका, इसमें बताना करेक्टली मैच, होयसाल, वारंगल, सुल्तान ऑफ द डेक्कन और गजपति ओडिशा। अब हमें यहां से बताना है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच है। देखो बच्चे, ये जो होयसाल थे ना, ये वारंगल में ना रूल करके बल्कि कहां करते थे? कर्नाटका में। कहां करते थे? कर्नाटका में, ठीक है। ये तो गलत हो गया। अब बोलोगे कि मैडम ये जो थे वारंगल में, फिर कौन? अगर होयसाल नहीं तो फिर कौन रूल कर रहा था? इसका भी आंसर देती हूं। तो वारंगल में काकतीय डायनेस्टी, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? इसकी जगह पर तो आना चाहिए था होयसाल कहां के रूलर थे? कर्नाटक के। अगर मैं बात करूं किसकी? वारंगल की, तो वारंगल में काकतीय डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है। कौन सी? काकतीय डायनेस्टी, ठीक है बच्चे, इनके रूलर्स यहां पर रूल कर रहे थे, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? डन है? ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि आइडेंटिफाई, आपको ये सुंदर सा, ठीक है, सिटी भी दिख रही है, आपको टेंपल भी दिख रहा है, तो क्लू तो लग गया होगा, आपको पता तो चल गया होगा ना, थोड़ा सा गेस कर लिया होगा कि ये किसका टेंपल है, कौन सा टेंपल है? विठल टेंपल, बृहदेश्वर टेंपल, विरूपाक्ष टेंपल या फिर कैलाश टेंपल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ठीक है, आपने बिल्कुल सही गेस किया। आंसर क्या हो जाएगा? विरूपाक्ष टेंपल इज द करेक्ट आंसर। देखो बच्चे, विजयनगर के लोगों का यह भी मानना था कि भगवान विरूपाक्ष के कहने पर ही इस सुंदर सी नगरी का निर्माण किया गया था, ये ब्यूटीफुल सी जो है सिटी बनाई गई थी और उन्हीं के ब्लेसिंग से ये इतनी ज्यादा फ्लरिश हुई थी, है ना। तो ये जो सिटी भी दिख रही है और टेंपल भी दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये आंसर क्या हो जाएगा? विरूपाक्ष टेंपल। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इनमें से बताना है, ठीक है, ये क्या है आपका जो कौन होते हैं? जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी होते हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? इंग्लिश वाले पे आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखो, ये जो विजुअल एम्पायर्ड है, ये क्वेश्चन उनके लिए, आपको नहीं करना है क्योंकि बच्चे वो पिक्चर नहीं देख सकते हैं ना, फोटो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कृष्णदेव राय इज करेक्ट, ठीक है। इनमें से बताना है कि कृष्णदेव राय के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो फर्स्ट आता है ही बिलोंग टू द तुलवा डायनेस्टी। मैम ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। और अगर जो बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको नहीं पता कि मैम ने क्या ट्रिक बताई थी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, खास करके विजयनगर डायनेस्टी पर हर बार क्वेश्चन आता है, तो और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आए या फिर किसी राजा के बारे में पूछा जाए, है ना, तो आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूं, तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो वो ट्रिक क्या है आपकी? SSTA, ठीक है। तो संगम डायनेस्टी, सुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी और अराबिदु डायनेस्टी। तो मैं यहां लिख देती हूँ, जो फर्स्ट डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? संगम डायनेस्टी। सेकंड डायनेस्टी कौन सी थी? सलुवा डायनेस्टी। कौन सी थी बच्चे? सलुवा डायनेस्टी। थर्ड डायनेस्टी कौन सी थी? तुलवा डायनेस्टी। कौन सी थी? तुलवा डायनेस्टी। और जो फोर्थ डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? अराविदु डायनेस्टी, ठीक है, अराविदु डायनेस्टी, ठीक है। तो ये ट्रिक याद कर लेना, SSTA। अनीता मैम क्या पढ़ाती है? SST पढ़ाती है, ठीक है, SSTA, SST अनीता मैम, बस इसको ये याद कर लेना, है ना। उसके बाद क्या करना है? अब ये जो कृष्णदेव राय थे, ये कौन से डायनेस्टी बिलोंग करते थे? ये थर्ड डायनेस्टी, जो कि कौन सी थी? तुलवा डायनेस्टी। तो ये तो बिल्कुल सही हो गई, ठीक है। उसके बाद हिज रूल कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन। उनके शासनकाल में उनका लैंड एक्सपेंशन भी बहुत होता है और बहुत अच्छी तरीके से प्रजा उनके शासनकाल में रहती थी, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद ही फाउंडेड द
सबर्बन टू टाउनशिप द कृष्णापुरम, तो उन्होंने एक टाउन बनाया था जिसका नाम था कृष्णापुरम। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी मैडम। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि उन्होंने कृष्णापुरम जो है नगर, वो उसका निर्माण नहीं किया था, बल्कि कौन सा टाउन बनाया था उन्होंने? नगलापुरम टाउन बनाया था। ठीक है, तो यहां पर आना चाहिए था ही फाउंडेड द सबर्बन टाउनशिप कॉल्ड द, यहां पर क्या आ जाएगा? इसकी जगह आना चाहिए था नगलापुरम। क्या आना चाहिए था? नगलापुरम। ठीक है, नगलापुरम आना चाहिए था। ही कंपोज्ड अ वर्क ऑन द स्टेट क्राफ्ट नोन एज द अमुक्त माल्यदा। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही इनकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट बतानी है। ठीक है, इनकरेक्ट है, तो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट होगी हमारी क्या? स्टेटमेंट होगा भाई इनकरेक्ट होगी हमारी बी। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब इनकरेक्ट पूछा था तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, ही फाउंडेड सॉरी कृष्ण, अरे यार एक मिनट रुको बच्चे। ठीक है, मैं ही कंफ्यूज हो रही। इसका आंसर जो क्या है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका कृष्णापुरम ना होकर के कौन सा हो जाएगा? नगलापुरम। तो आंसर इसका सी होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो यहां पर क्या करना है? नगलापुरम। ठीक है, यहां क्या करना है? नगलापुरम। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? ही कंपोज्ड अ, ठीक है, तो उन्होंने अमुक्त माल्यादा की रचना की थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट से मूव ऑन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कंसिडर द जीन से कामिल, इनमें से कौन सी फसल को जीन से कामिल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन एंड शुगर केन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉटन एंड शुगर केन। इन दो क्रॉप्स को क्या कहा जाता था? जीन से कामिल कहा जाता था। इसमें एक और भी ऐड कर सकते हो, जैसे एडिबल ऑयल्स थे, उनको भी आप ऐड कर सकते हो, जिससे मुगलों की जो सोर्स ऑफ इनकम होती थी वो इन्हीं से ही ज्यादा होती थी, इसीलिए इनको जीन से कामिल या फिर परफेक्ट क्रॉप भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्ली ट्रेडिशन ऑफ द भक्ति एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अर्ली भक्ति के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट को चूज करके बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। ठीक है, करेक्ट वंस। तो हिस्टोरियन ड्रॉ ऑन बायोग्राफीज ऑफ द संत वर नोन एज द नोइंग द ट्रेडिशन। ट्रेडिशन को जानने के लिए जो हेजियोग्राफीज होती थी, हेजियोग्राफीज किसको कहते हैं बच्चे? जो संतों के ऊपर लिखी गई बुक होती थी कि उन्होंने कौन कौन से चमत्कार किए, है ना, उन्होंने कौन कौन से मिरेकल किए, उनके ब्लेसिंग से लोगों को क्या फायदा हुआ, ठीक है, क्या बेनिफिट मिला उनको। तो इस तरह से उनकी अचीवमेंट्स लिखा करते थे। तो वो एक बुक में जो लिखा करते थे उसको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे hagiographies. Many beliefs and practices were shaped through the great and the little Sanskritic Puranic tradition. Bhakti tradition was classified into the two broad categories, Shagun और Nirgun. God was worshipped with the attribute in the Nirgun Bhakti. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। राइट बच्चे, तो गॉड वाज वर्शिप विद द एट्रीब्यूट, विद एट्रीब्यूट्स इन द निर्गुण भक्ति, ये गलत हो जाएगा। निर्गुण भक्ति में तो विदाउट एट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो विद एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, तो इसको में क्या करेंगे? हम इसको रॉन्ग कर देंगे, तो जो हमारी सही स्टेटमेंट हो जाएगी 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश से अफानसी निकेतन संबंधित था, है ना। तो ये जो अफानसी निकेतन है ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रशिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? रशिया। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये रहा। ठीक है, तो द अफानसी निकेतन बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो इसका आंसर जो होगा वो होगा रशिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? रशिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। हु वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो बुद्धा वाज बोर्न इन सांची, बुद्ध का जन्म जो है वो सांची में हुआ था? नहीं, सांची में ना होकर के कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ पर है बच्चे? नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। उसके बाद बुद्धा अटेन द अलाइनमेंट इन द लुम्बिनी, बुद्धा को अलाइनमेंट अटेन कहाँ हुई थी? ठीक है, उन्होंने कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी? बोध गया, बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पर लुम्बिनी ना होकर के यहाँ क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, बोध गया। ठीक है, बोध गया। ठीक है, बोध गया बिहार। कहाँ पर है ये? बिहार के अंदर। ठीक है, उसके बाद बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन इन द बोध गया? नहीं, बोध गया में नहीं किया था उन्होंने फर्स्ट सेरेमन। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया? वो दिया था सारनाथ के अंदर, जो कि यूपी में। ठीक है, कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, कहाँ दिया था बच्चे? सारनाथ में दिया था, और ये कहाँ पर है? यूपी के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर है? यूपी के अंदर। नेक्स्ट आता है बुद्धा अटेन द महापरिनिर्वाण एट द कुशीनगर।
तो गौतम बुद्ध का आपको बताना है कि इनकी डेथ कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और हमने ही यही बताया था ना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो हो जाएगी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी लग रहे हैं ना क्वेश्चन? जल्दी जल्दी से बताओ, इजी लग रहे हैं ना? बिल्कुल सही। ठीक है, चलो इजी लग रहे हैं और समझ में आ रहा है और इंटरेस्ट भी आ रहा है तो फटाफट फटाफट से मुझे आप क्या कर सकते हो, थम्स अप शो कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको डायनेस्टीज के नाम बताने हैं, मतलब उनको सीक्वेंस में लगाना है, कौन पहले थी, कौन उसके बाद में थी, कौन उसके बाद में थी, सीक्वेंस में लगाना है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले नंदा, शुंग और मौर्य डायनेस्टी या फिर गुप्ता रूलर्स। ठीक है, तो फिर आपको बताना है इन डायनेस्टी में सबसे पहले कौन रूल करते थे, नंद और शुंगास, मौर्यास या फिर गुप्तास। तो जल्दी जल्दी से आंसर करोगे फटाफट फटाफट से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, क्या होगा? तो पहले क्या करेंगे हम, पहले करेंगे इसका आंसर। देखो नंद डायनेस्टी को किसने रिप्लेस किया था, क्योंकि याद करो जरा, महापद्मानंद ने चाणक्य को इंसल्ट करके और जो है अपने राज्य से निकाल दिया था। तो वो नंद डायनेस्टी चल रही थी, है ना, नंद डायनेस्टी चल रही थी। तो नंद डायनेस्टी के बाद ही जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को इतना बड़ा सम्राट बनाया तो उन्होंने नंद डायनेस्टी को रिप्लेस किया, यानी कि उनके राजाओं को हरा दिया। तो इससे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पता चलता है कि पहले नंद थी उसके बाद मौर्य आई थी, है ना। तो पहले नंद थी उसके बाद में फिर मौर्य आई थी। फिर ठीक है, मौर्य को किसने रिप्लेस किया था, शुंग ने। तो पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी कौन सी, आपकी नंद डायनेस्टी। ठीक है, नंदा डायनेस्टी आ जाएगी, तो नंदास फर्स्ट पे, उसके बाद सेकंड पे आ जाएगी मौर्य, थर्ड पे आ जाएगी शुंग और फोर्थ पे आ जाएंगे आपके गुप्ता रूलर्स। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नंद जो होगा वो पहला होगा, फिर थर्ड होगा। ठीक है, नंद और फिर थर्ड। हाँ, तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चे? चलिए नेक्स्ट से मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आपको देखकर बताना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज इसमें क्वेश्चन में आपको फेस करने को मिल सकती है, लेकिन अच्छी तरीके से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो डेफिनेटली आप इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से सॉल्व कर लोगे, है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इनको देखते हैं कि इनमें से जो है वो करेक्ट इनकी मैचिंग क्या होगी। तो करेक्ट मैचिंग होगी, जैसे फर्स्ट इसमें दिया है, ठीक है, एस.एन. रॉय। तो एस.एन. रॉय की जो एक कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, तो इनका हम मैच करेंगे किसके, इसको मैच करेंगे एस.एन. रॉय को, द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, क्या करेंगे, द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी, राइट बच्चे। तो फर्स्ट को हम मैच करेंगे 3 से, फर्स्ट को 3 से, यानी कि फर्स्ट पहले ही मिल गया। ठीक है, एक ही में मिल गया। देखो ना तो ये है ना ये है ना ये है, तो ए को हमने 3 से मैच किया, तो ये ए है, इसको हमने 3 से मैच किया, यानी कि ये वर्ड हमें मिल गया यहाँ पे, सॉरी ये नंबर हमें मिल गया। उसके बाद तो फिर कहानी अपने आप ही क्लियर होती चली जाएगी। तो जी.एफ. डेल्स, इन्होंने, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, द मिथिकल मैसेकियर एट मोहनजोदारो। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, R.E.M. विलर, इसको हम मैच करेंगे एंशिएंट इंडिया से, यानी कि कह सकते हो कि ये इनकी बुक भी थी। ठीक है, इन्होंने इस बुक के माध्यम से लोगों को बताया कि ये किस तरह की सिविलाइजेशन थी और इनमें क्या क्या खोजें की गई और उन खोज से उनको क्या क्या पता चला, है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी बुक में लिखी थी। और जॉन मार्शल को क्या करेंगे हम, मोहनजोदारो एंड द इंडस वैली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो किसने की बच्चे, ये तो लड्डू सा क्वेश्चन है, तो किसने की थी, महर्षि पाणिनि ने। किसने की थी, महर्षि पाणिनि ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो ये आ गया आपका हिंदी में और ये आ गया आपका इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश वाला, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, इसमें एक कहता है एसर्शन है, दूसरा कहता है रीजन है। आपको ये दोनों स्टेटमेंट बहुत अच्छे से रीड करनी है और फिर इनका आंसर बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि द बुक सिपा आबादी वाज द प्रोमिनेंट बुक ऑन द मिलिट्री एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ना, तो उसमें क्या किया गया था, उसमें जो इसका आंसर मैंने बताया
बताया था, तो कहीं ना कहीं ना जब मैंने इसको देखा तो वो जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, आपका ए था। यानी कि इसमें जो आईने अकबरी में बोला गया था ना कि बुक इंक्लूड द, यानी कि जो सिपा आबादी थी, सिपा आबादी कौन सी थी, सेकंड बुक थी ना। एक तो कौन सी थी, देखो आईने अकबरी को उसके 5 ड्राफ्ट थे, है ना। तो फर्स्ट कौन सी थी आपकी मंजिल आबादी, सेकंड कौन सी थी सिपा आबादी, थर्ड कौन सी थी आपकी मुल्क आबादी। तो इस मंजिल आबादी के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि सॉरी सिपा आबादी के पर्सपेक्टिव से बताया गया कि वो मिलिट्री और द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल, इसके बारे में जानकारी देती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहां पर वो बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है कि इसमें इस तरह की भी जानकारी दी हुई है कि बुक इंक्लूड द शॉर्ट बायोग्राफिकल, ठीक है, शॉर्ट बायोग्राफिकल, यानी कि शॉर्ट बायोग्राफिकल किसी के बारे में, स्केच ऑफ द इंपीरियल ऑफिशियल, यानी कि जो अकबर के कर्टियर थे, जैसे अकबर के कर्टियर कौन थे, 9 रत्न थे ना। तो जैसे राजा मानसिंह का क्या काम था, टोडरमल का क्या काम था, बीरबल का क्या काम था, तो उनकी भी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शंस दी हुई है। हालांकि इसको पूरी तरीके से इलैबोरेट नहीं किया गया है, तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही हो जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बच्चे आपका ए, ठीक है, जो होगा आपका ए, राइट बच्चे। लेकिन ये जो है ना, ये पहले के उसमें जहां पर आईने अकबरी को डिटेल में बताया हुआ, वहां पर ये चीजें नहीं दी, इसको बाद में बताया गया, इसलिए उसको ध्यान से पढ़ना बच्चे, ठीक है। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे की ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन देती है, ठीक है, क्लियर। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन was called the nursery of the Bengal army by the British during the 1850। किसको इसमें बंगाल की नर्सरी कहा गया है तो बताना है। जाहिर सी बात है कि बंगाल की नर्सरी किसको कहा जाएगा, अवध को कहा जाएगा, है ना। ये तो लड्डू सा क्वेश्चन है, ठीक है, लड्डू सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कंसिडर करना है, इन स्टेटमेंट को रीड करना है अच्छे से और फिर इसका आंसर देना है। Consider the following statement regarding the Constituent Assembly and select the correct from the options. Motilal Nehru moved resolution on the of national flag in the Constituent Assembly. GB Pant was legal advisor. Next कहता है सरदार पटेल was the constitutional advisor. Next कहता है KM मुंशी was called as the frontier Gandhi. KM मुंशी को कहते थे या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते थे, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। मोतीलाल नेहरू ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनकी जगह क्या हो जाएगा, मोतीलाल की जगह जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और उसके बाद सरदार पटेल वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। जीबी पंत, ये इसकी जगह जीबी पंत की जगह क्या आ जाएगा, बी एन राव हो जाएगा, ठीक है। के एम मुंशी वाज कॉल्ड द, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, के एम मुंशी की जगह, इनकी जगह क्या आ जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इनको कहा जाता है फ्रंटियर गांधी, क्योंकि गांधी जी के बताए हुए उन्हीं के नक्शे कदम पर चला करते थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। भाई वो बिहाइंड द कर्टन काम कर रहे थे ना, चाहे वो सामने नहीं आकर काम कर रहे थे, लेकिन वो पीछे से एडवाइस तो कर रहे थे ना कि भाई इस तरीके से होना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर रीबिल्ड द सुदर्शन लेक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, लड्डू सा क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका रुद्रदमन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रुद्रदमन ने ही क्या किया था, सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया, टूट फूट गई थी उसको थोड़ा सा रिपेयर करवाया, ठीक है, और उसकी साफ सफाई कराई और दोबारा से उसमें अच्छी तरीके से, ताकि फ्लो कहीं पर रुके ना पानी का, और लोगों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए पानी प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। इस तरीके से उनका यही पर्पस था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इरिगेशन के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रुद्रदमन होगा। सो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द सातवाहन रूल्ड ड्यूरिंग द 2nd century BC टू 2nd century C। आपको बताना है कि किस रीजन में ये जो सातवाहन रूलर थे, ठीक है, इन्होंने 2nd century BCE से लेकर के 2nd century CE के बीच में कौन से एरिया में या कौन सी डायरेक्शन में इन्होंने रूल किया, ठीक है। तो नदर्न डेक्कन इंडिया, वेस्टर्न एंड द डेक्कन इंडिया, डेक्कन एंड द ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न एंड द नदर्न इंडिया। सो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा आपका वेस्टर्न एंड द डेक्कन इंडिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी।
नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ द सांची स्तूपा। सांची स्तूपा के प्रिजर्वेशन में इनमें से किसने अपना बहुत क्या बोलेंगे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, या हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल की बेगम थी जिनका नाम था शाहजहां बेगम, ठीक है, जिनका नाम क्या था, शाहजहां बेगम। इन्होंने सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने में काफी सारा डोनेशन भी दिया, ठीक है, और इनकी जो सक्सेसर होगी सुल्तान जहां बेगम वो बाद में आएंगी, ठीक है, और इस तरीके से दोनों ने मिलकर ही सांची स्तूपा को जो है वो प्रिजर्व करने में काफी अपना सहयोग दिया। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे तो ये रहा आपका कॉलम 1 को कॉलम बी के साथ में मैच करना है, ठीक है। तो देखो जरा क्या कहता है, जवाहरलाल नेहरू एक तरफ लीडर हैं तो दूसरी तरफ क्या है, रोल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इन लीडर्स का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या रोल था वो बताना है। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद और बी एन राव, राइट। तो अभी देखो ये क्वेश्चन किया था ना थोड़ी देर पहले, तो बी एन राव क्या थे, ये कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, है ना। और सबसे पहले जो आपको आता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, हमें पता है कि इसमें तो हम आंख बंद करके वो कर देंगे ना, टिक कर देंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इनका बहुत ही गहरा संबंध था। तो हम क्या कर देंगे, जहां जहां पर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है वहां पर क्या कर देंगे, हम जवाहरलाल नेहरू जी को टिक कर देंगे। तो मैंने फर्स्ट को 4 से मैच किया, ठीक है, फर्स्ट को मैंने 4 से मैच किया, तो फर्स्ट को 4 एक में आ गया, ठीक है, यानी कि सी में आ गया। उसके बाद देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये कौन थे, ये तो बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैच करेंगे हम, चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बी एन राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, ठीक है, इजी है ना, गुड। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक असर्शन है तो दूसरा क्या है, रीजन है। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया, बिल्कुल किया है ना, क्योंकि रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट पास किया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से कि उसमें ना डाउट के बेस पर लोगों को अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया जाता था, वो भी 2 साल के लिए, है ना। अगर उनको ये डाउट हुआ कि वो उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ कोई प्लान कर रहे हैं, सिर्फ डाउट के बेस पर उनको अरेस्ट करते और डाल देते। भाई अरेस्ट करने से पहले गवर्नमेंट क्या कहती है, अरेस्ट करने से पहले मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या रूल क्या होता है कि अरेस्ट करने से पहले आपको वारंट दिखाना चाहिए कि किस बात पर तुम जो है इसको अरेस्ट कर रहे हो। तो बिना कोई प्रूफ दिखाए अगर तुम बिना उनको बोले, बिना उनको इन्फॉर्म किए उनको पकड़ रहे हो, अरेस्ट करके डाल रहे हो, तुम जेल में डाल रहे हो, वो भी 2 साल के लिए, भाई किस लिए, क्या जुर्म कर दिया हमने, पहले हमारा जुर्म बताओ, ठीक है, पहले हमारा दोष बताओ क्या है, उसके बाद तुम अरेस्ट करो। लेकिन उस टाइम में ये ऐसा कोई भी रूल लागू नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसके लिए गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान स्टार्ट कर दिया था। अंग्रेजों ने लोगों को बिना जांच के जेल में डालने के लिए शासन को अधिकृत किया था, है ना। तो इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई आपको वारंट नहीं दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों ही कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका ए, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। राइट, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आइडेंटिफाई, आपको महाभारत के उस कैरेक्टर का नाम बताना है जिसके बारे में ये 2-3 सेंटेंस बताए गए हैं, तो इनको ध्यान से पढ़कर आंसर दीजिएगा। डैश वॉज द हस्बैंड ऑफ द गांधारी, ठीक है, ये गांधारी के हस्बैंड थे, ठीक है, और ये हस्तिनापुर के राजा भी बने, ठीक है। ये कौन थे, यहां से पता चल जाएगा आपको, गांधारी के हस्बैंड थे, ठीक है। गांधारी के हस्बैंड कौन थे, पांडु नहीं थे, युधिष्ठिर नहीं था, वो तो बेटा था, धृतराष्ट्र बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, दुर्योधन भी उसका बेटा था। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा बी। अब बताना है आपको, फाइंड आउट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इवेंट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। सब्सिडियरी अलायंसेस, तो सबसे पहले आपको बताना है सहायक संधि, है ना, सबसे पहले बताना है आपको सहायक संधि, ठीक है। अवध में वेलेस्ली द्वारा शुरू किया गया सहायक संधि, तो कब शुरू की गई थी, 1801 में। नवाब वाजिद अली शाह को जो है वो डिथ्रोन कर दिया गया था, कब, 1856 में। अवध में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया एक मुश्त राजस्व बंदोबस्त, जो समरी सेटलमेंट लागू किया गया था, वो भी 1856 में किया गया था, ठीक है। मेरठ में विद्रोह का आरंभ हुआ था कब, 10 में 1857 को। अब बोलोगे मैडम इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों में क्या आया है, 1856 आया, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर हम चलेंगे क्या, डेट की तरफ, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डेट की तरफ चलेंगे।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मैं क्या कर देती हूँ, इनके ईयर्स लिख देती हूँ, ठीक है, इनके ईयर लिख देती हूँ। तो सब्सिडियरी अलायंसेस अवध में कब लागू की गई थी? ये की गई थी 1801 में। उसके बाद नवाब को डिस्पोज किया गया था 1856 में, ठीक है। उसके बाद समरी सेटलमेंट भी लागू की गई थी 1856 में, राइट। उसके बाद मेरठ में 10th में 1857 को ये म्यूटिनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। 10th में 1857 को ये म्यूटिनी स्टार्ट हो गई थी। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसमें नवाब वाजिद अली शाह को डिस्पोज किया गया था 13 फ़ैब में, ठीक है। कब किया गया था? 13 फ़ैब में, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट आएगा आपका 1801, ठीक है, ये रहा आपका 1801, फिर 252 और 34। अगर इन दोनों में वैसे भी कंफ्यूजन हो रही है तो हमें ये वाला जो पता है ना, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि अगर फर्स्ट का आंसर 1801 है तो 1801 बाकी किसी में नहीं, आपका आंसर यहाँ पर मिल रहा है आपको, है ना। उसके बाद सेकंड है 13 फ़ैब 1856, तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। 1856 में ही क्या किया गया था, अवध में जो है ये समरी सेटलमेंट लागू किया गया था, और 10th में 1857 को ये म्यूटिनी रिवोल्ट हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ए। नेक्स्ट, तो हमने कर लिए हैं क्या? 21 मार्क्स अपने पक्के, यानी कि हमने पूरी तरीके से अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अच्छी तरीके से पढ़कर समझकर हमने किए हैं, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखने जाओगे तो वहां पर सेक्शन जरूर डाल देना ऊपर, एक मोटे मोटे से वर्ड में लिख करके कि हमारा यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और सेक्शन बी में जो भी आप क्वेश्चन का नंबर डाल रहे हो तो उसका क्वेश्चन का नंबर डालो और फिर इसको आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम इसमें देख रहे हैं कि भारतीय सांस्कृतिक वी.एस. शुकांतकर और उनके दल ने महाभारत का समालोचन संस्कृत जो ये क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया था, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो वी.एस. शुकांतकर ने क्या किया था, अपनी टीम के साथ मिलकर के इस क्रिटिकल एडिशन को स्टार्ट किया था, है ना। क्रिटिकल एडिशन क्या होता है? क्रिटिकल एडिशन होता है कि क्या महाभारत में लिखे हुए जितने भी श्लोक्स हैं, है ना, जितने भी कुछ लिखा गया, जो भी कंटेंट है, क्या वो सही है। तो इसके लिए अलग अलग जगह से रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाता है ना। रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाता है, अब उस रिसोर्स को कलेक्ट करके फिर उनके साथ महाभारत के श्लोकों को मैच किया जाता है, ठीक है, कि क्या उसमें जो रूल्स दिए गए थे, क्या वो रूल मनुस्मृति के अकॉर्डिंग फॉलो किए गए? बिल्कुल किए गए, ठीक है। क्या उसमें गोत्र सिस्टम था, ठीक है, जो कि महाभारत के टाइम में लोग फॉलो किया करते थे, ब्राह्मण लोग फॉलो किया करते, तो उन्हीं के बनाए हुए थे। ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म शास्त्र, ठीक है, मनुस्मृति हो गया, बाकी के जो ट्रैवलॉग्स थे, ठीक है, उनकी भी बुक से मैच किया गया। तो इन बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो कंक्लूजन पहुंचते हैं कि ये महाभारत जो है वाकई में एक बिल्कुल सही जो है एपिक है। और इस महाभारत को ना सिर्फ पर्टिकुलर संस्कृत में बल्कि दुनिया की लगभग लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जा चुका है ना। तो क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको 3 से 4 पॉइंट यानी कि 60 to 80 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है। अब आपका जो होमवर्क क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, ये मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि 47 ईयर्स जो है वी.एस. शुकांतकर और उनकी टीम को इस क्रिटिकल एडिशन को तैयार करने में लगे थे। कितने ईयर्स? 47 ईयर्स, ठीक है, 47 ईयर्स, ठीक है। अब आपको बताना है कि जब ये 1919 में इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये तो था इसका स्टार्टिंग डेट, ठीक है, स्टार्टेड 1919 में स्टार्ट किया गया था। एंड कब हुआ था वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क डाल रही हूँ, एंड कब हुआ था वो आपको बताना है, यानी कि 47 ईयर्स लग गए थे। अभी तो आपने कैलकुलेशन भी कर ली होगी, बहुत अच्छी बात है। अगर कैलकुलेशन कर ली है, अभी इतनी जल्दी कर ली है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हो, या फिर इस जो है सेशन के ओवर होने के बाद भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर करते हैं, इंग्लिश वाले वर्जन पे आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। और नेक्स्ट पर वाई द पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये जो अब्दुल रजाक था बच्चे, ठीक है, ये विजयनगर के फोर्टिफिकेशन को देख करके, उसकी किलेबंदी को देख करके, उसकी सिक्योरिटी को देख करके काफी इंप्रेस होता है। इसने क्या ऐसी चीज देखी विजयनगर के फोर्टिफिकेशन में जिससे वो इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, इतना ज्यादा वो इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब इतना ज्यादा वो इंप्रेस हुआ। तो इसमें कर देंगे हम अब्दुल रजाक। देखो थोड़ा सा आप जब क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है कि इसमें पूछा क्या गया है। आप करोगे कि अब्दुल रजाक वॉज द पर्शियन, क्या था, एम्बेसडर था, ये पर्शिया का रहने वाला था, है ना। और
ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो नंबर 1 क्या आ जाएगा, नंबर 1 पर आ जाएगा क्या कि इसको जो है 7 लाइन्स के अंदर प्रोटेक्ट किया गया था। ठीक है, 7 लाइन्स के अंदर इसको बनाया गया था इस तरीके से, जैसे ये विजयनगर था, इसके चारों तरफ ना 7 बड़ी बड़ी दीवारें जो है वो बना दी गई थी इस तरीके से, और बीचों बीच जो था वो विजयनगर एम्पायर था। ठीक है, तो 7 लाइन्स में इनको क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। ठीक है, डिवाइड किया गया था। ठीक है, सेकंड जो आप कर दोगे, ठीक है, सेकंड आप कर दोगे कि फर्स्ट लाइन में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड लाइन में क्या था, इस तरीके से आप उसको 3 से 4 उसमें बना दोगे। अगर मैं बात करूं कि इसका जो आउटर पार्ट था, ठीक है, आउटर पार्ट, तो आप क्या करोगे, एक एक को डिफाइन कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, कर दो। ठीक है, जो इसका आउटर पार्ट था, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट वाली लाइन थी, तो ये क्या थी, ये माउंटेन, यानी कि जो छोटी छोटी जो वो थी आपकी रॉक्स थी ना, तो रॉक से ये घिरी हुई थी। ठीक है, अब ये वही रॉक्स हैं जिसके अंदर पहले कभी रामायण टाइम में किष्किंधा नरेश जो सुग्रीव और बाली थे वो रहा करते थे, है ना। तो आप इसमें ये भी डिफाइन कर सकते हो। तो सेकंड में अगर मान लो कोई एनिमी है या कोई भी दूसरे राजा है, वो अगर विजयनगर को अटैक करके जीतना चाहते हैं, तो पहले क्या करेंगे, इन छोटी छोटी पहाड़ियों को क्रॉस करेंगे, है ना। उसको क्रॉस करने के बाद वो फिर वो फर्स्ट लाइन में आएगा। फिर फर्स्ट लाइन में देखेगा कि यहाँ पर तो यार कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ एग्रीकल्चर हो रहा है, तो फर्स्ट लाइन में एग्रीकल्चर किया जाता था। सेकेंड लाइन में क्या किया जाता था, सेकेंड लाइन में यहाँ पर आप कर सकते हो कि जो है यहाँ पर गार्डन वगैरह थे। थर्ड लाइन में तो यहाँ गार्डन थे, थर्ड लाइन में क्या करोगे, यहाँ पर गैरिसन टाउन थे। ठीक है, गैरिसन टाउन का मतलब होता है कि सैनिकों की टुकड़ी वहां पर हमेशा तैनात रहती थी, है ना। या फिर इनको ऐसे भी कर सकते हो, तो आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। ठीक है, या तो फिर आप गैरिसन टाउन को इधर कर सकते हो या फिर आप इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एग्रीकल्चर, फिर गार्डन, फिर ऑर्चार्ड होते थे, फिर मार्केट होती थी, फिर रेजिडेंशियल एरियाज होते थे, है ना। इस तरीके से आप कर दोगे उसको, 6 से 7 लाइन्स में डिफाइन कर दोगे, और 7वें नंबर पर ये पूरा का पूरा अंदर विजयनगर एम्पायर बना हुआ था। ठीक है, और इसके साथ में ही जो मेन गेट होता था, इसमें एंटर करने के लिए एक मेन गेट होता था, है ना। एक ही मेन गेट होता था, तो जो भी विजिटर्स इसके अंदर आते जाते थे, तो यहाँ पर 2 मेन जो है वो गेट कीपर बिठाए जाते थे, वो सब आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखा करते थे, है ना। इंटरेस्टिंग, तो इस तरीके से डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट कहता है, व्हाई वाज द महानवमी डिब्बा सेंटर ऑफ द मेन द विजयनगर रिचुअल्स। महानवमी डिब्बा को विजयनगर का मेन रिचुअल फेस्टिवल क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे नॉर्थ इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे विजयनगर में बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था किसका, महानवमी डिब्बा का। महानवमी डिब्बा के बारे में स्टार्टिंग में हम क्या बताएंगे कि रॉयल सेंटर में ना काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या करेंगे, रॉयल सेंटर का दे देंगे। अभी रॉयल सेंटर क्या होता है, रॉयल सेंटर वो होता है जहां पर रिच लोग रहा करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पैलेसेस यहीं इसी एरिया में थे, तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, रॉयल सेंटर। यहीं पे ही एक क्या होता था, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस से करीब 30 बिल्डिंग्स थी, और इन 30 बिल्डिंग्स में से एक जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, है ना, 30 बिल्डिंग्स में से जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, या आप कह सकते हो सबसे बड़ा जो पैलेस था, वो किंग पैलेस था। ठीक है, वो राजा का पैलेस था। ठीक है, किंग्स पैलेस, ठीक है, राजा का पैलेस था। अब इस राजा के पैलेस को 2 भागों में बांटा गया था। तो फर्स्ट क्या था, महानवमी डिब्बा, और सेकंड क्या था, ऑडियंस हॉल। ठीक है, महानवमी डिब्बा जो है वो ग्राउंड लेवल से करीब करीब 11,000, ठीक है, स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर इसको बनाया गया था, है ना। और ये जो है क्या होता था, स्क्वायर फीट, इसमें क्या होता था, जैसे ऊपर ये सरफेस एरिया हो गया, और इसके 11,000 इतनी हाइट पर एक यहाँ पर स्टेज बनाया हुआ था, है ना, स्टेज बनाया था। इस स्टेज पर राजा लोग बैठते थे अपनी फैमिली के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, और जो ग्राउंड पर यहाँ पर जो भी ग्राउंड में एक्टिविटीज परफॉर्म होती थी, जैसे डांस वगैरह हुआ करते थे, रथों की दौड़ हुआ करती थी, है ना, और साथ साथ में आप एनिमल्स की फाइटिंग हुआ करती थी, और साथ में रेसलिंग हुआ करती थी, कुश्ती वगैरह हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर परफॉर्म होती थी, और राजा अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ ऊपर बैठकर इनको एंजॉय किया करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि 10th डे को क्या होता था, जब इसकी क्लोजिंग सेरेमनी की जाती थी, तो राजा जो है इंस्पेक्ट किया करता था। इंस्पेक्ट का मतलब होता है सुपरविजन किया करता था अपनी आर्मी का, कि भाई आर्मी में ठीक ठाक से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि मैं देखूं जरा किस तरह की जो है ये वेपन्स को यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें ना उनको सुपरविजन करते थे। तो आगे आगे कौन चलता था, नायक चलता था। नायक मिलिट्री का कमांडर होता था, पीछे पीछे सेना की टुकड़ियां चलती थी, जैसे हम रिपब्लिक डे पर देखते हैं ना, झांक क्या देखते हैं, सेम वैसे ही, है ना। इंटरेस्टिंग सा। तो आप क्या करोगे, 3 मार्क्स में लिखना है। मुझे लगता है कि मैंने 3 मार्क्स से बहुत ज्यादा आपको बता दिया है, जो भी आपको याद रहे आप उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे हम आगे के चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब द 3 फीचर्स ऑफ द एंशियंट द न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक्स कौन होते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स होते हैं जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं, है ना, जो कॉइन की स्टडी करते हैं। ठीक है, ना सिर्फ कॉइन की बल्कि पेपर जो करेंसी होती है, पेपर नोट होते हैं, उन पर जो लिखा होता है तो उनको भी पढ़कर बताते हैं कि इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये जो न्यूमिस्मैटिक्स होते हैं ये कौन होते हैं? ये जो सिस्टम होता है, ये जो प्रोसेस होता है स्टडी ऑफ कॉइन। ठीक है, ये क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉइन। तो इस सिस्टम या इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता था, कोई भी आपको 3 फीचर्स बताने हैं। ठीक है बच्चे, तो कोई भी आपको इसके 3 फीचर्स बताने हैं, तो 3 फीचर्स के लिए आप कैसे क्या बताओगे? नहीं बस ओके। ठीक है, तो जैसे देखो कोई भी कॉइन्स मिला हमें, ठीक है, जमीन के अंदर दबा हुआ, जब उन आर्टिफैक्ट्स को कॉइन्स को निकाला गया, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको निकाला, तो जो ये कॉइन्स थे तो उनके अंदर राजा का नाम वगैरह लिखा होता था, ईयर लिखा होता था, किस राजा ने इसको बताया, तो उनकी फोटो भी छपी होती थी। तो उनकी जैसे यहाँ पर पिक्चर के साथ में राजा का नाम, कौन से ईयर में ये बनाया गया था, तो वो सारी डिटेल हमें पता चलती है। तो इससे हमें हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, इससे हमें हिस्ट्री को इससे हमें हिस्ट्री के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के बारे में पता चलता है कि पहले कौन सी डायनेस्टी थी, कौन सा रूलर था, फिर उसके बाद कौन सा रूलर आया, उसने अपने तरीके से इंट्रोड्यूस किया होगा कॉइन्स को। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसे चलाया होगा। तो जो भी जैसे इंस्क्रिप्शन, ना सिर्फ आपके जो होंगे आपके कॉइन्स होंगे, पेपर नोट भी होंगे। ठीक है, इस तरीके की स्टडी करके पता चलता है कि कौन सी चीज पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट बना दोगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता चलता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट बनाओगे वो क्या बनाओगे? राजाज की हॉबीज का पता चलता है। ठीक है, किंग्स की हॉबीज का पता चलता है। ठीक है, अब ये हॉबीज के बारे में कैसे बताएगा? जैसे एक कॉइन में दिखाया गया है कि इसको समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था, ठीक है, समुद्रगुप्त जो था वो कला का बहुत शौकीन था। समुद्रगुप्त जो था उसको पोएट्री का बहुत शौक था। ठीक है, किसका? पोएट्री का बहुत शौक था, इसीलिए उसको वीणा बजाते हुए दिखा गया और इसीलिए इनको कविराज भी कहा जाता है ना। तो सेकंड पॉइंट ये बना दोगे। फिर अगर हम बात करें किसकी? थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में आ जाएगा आपका जैसे जो है उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है ना। वो अचीवमेंट जो भी होते थे कि कब वो किसके ऊपर उन्होंने क्या किया, राजा वगैरह को, कौन से राजा को जीता, अटैक करके क्या किया, वो सारी चीजें आप इसमें लिख दोगे। 3 पॉइंट बनाकर लिख दोगे, काफी आपके 3 पॉइंट हो जाए, नंबर आ जाएंगे। ठीक है, मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका कि एग्जामाइन द सोर्स टू नो अबाउट द मुगल रूलर सोसाइटी। बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको बताना है कि मुगलों के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है जिससे हम मुगलों के बारे में इतना जान पाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमें चैप्टर 9 से है, जो कि आपके अभी एनसीईआरटी में तो आ नहीं रहा। हो सकता है कि ये जो है चैप्टर स्टेट बोर्ड में आ रहा हो, लेकिन इस चैप्टर को हमें सीयूटी के लिए भी तैयार करना है। इसलिए ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि बल्ले बल्ले हो गई, हमें ये क्वेश्चन तो स्किप कर देना है, बिल्कुल नहीं करना है। इसकी नॉलेज आपको लेकर जानी है। ठीक है, चाहे लिखना नहीं है सीबीएसई वालों को, लेकिन ये आगे आपको काम आएगी सीयूटी एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे सोर्स नो अबाउट द मुगल रूलर सोसाइटी, तो सबसे पहले हमें इनके क्रॉनिकल्स, ठीक है, मुगल क्रॉनिकल्स से पता चलता है। ठीक है, ये जो मुगल क्रॉनिकल्स होते हैं, मुगल क्रॉनिकल्स किसको बोलेंगे बच्चे? मुगल क्रॉनिकल्स, यानी कि जैसे मुगल क्रॉनिकल्स में आप क्या कर दोगे? बाबरनामा कर दोगे। ठीक है, बाबरनामा कर दोगे, हुमायूं नामा कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा। उसके बाद अकबरनामा, उसके बाद अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा हो गया, और क्या हो गया? शाह। ठीक है, और ये क्या हो गया? कौन सा आपका? अकबरनामा, हुमायूं नामा, ठीक है, बाबरनामा, आलमगीरनामा, आलमगीरनामा। ठीक है, इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर दोगे। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका कि मुगल क्रॉनिकल्स के बारे में जो है
हमें किससे पता चलता है? हमें मुगल रूलर की सोसाइटी के बारे में, मतलब राजाओं के बारे में पता चलता है, किस राजा ने क्या किया। इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या होगा? वो होगा आईने अकबरी। ठीक है, अब ये अकबरनामा जो है ना, अकबरनामा, ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा सोर्स होगा वो आईने अकबरी होगा, जो कि अकबरनामा का थर्ड पार्ट होगा, है ना, अकबरनामा का थर्ड पार्ट होगा। अकबरनामा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है, जो थर्ड पार्ट था वो था आईने अकबरी। आईने अकबरी एक ऐसा सोर्स था जिससे हमें ज्यादातर मुगलों के बारे में पूरा का पूरा कैसे रूल किया करते थे। तो इसमें ना आईने अकबरी को, ठीक है, चाहो तो आप ये पॉइंट उसमें बाद में ऐड कर देना, पहले आप आईने अकबरी को ऐड करना, क्योंकि आईने अकबरी में सभी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो आईने अकबरी जो है वो, इसके 5 ड्राफ्ट बनाए गए थे। कितने? इसके 5 ड्राफ्ट बनाए गए थे। ठीक है, 5 ड्राफ्ट बनाए गए थे, जिसमें पहला क्या था? जिसमें पहला था आपका वो हो जाएगा आपका मंजिल आबादी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? मंजिल आबादी। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? मंजिल आबादी। सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा आपका सिपा आबादी। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा आपका? सिपा आबादी, राइट, सिपा आबादी। थर्ड क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा मुल्क आबादी। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा? मुल्क आबादी। ठीक है बच्चे, मुल्क आबादी, राइट। और फोर्थ में आ जाएगा, जैसे वो होता है आपका रिलीजियस मैटर होता है, तो वो सारी चीजें आप वो 5th तक नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको 3 के बारे में पूछेंगे। तो इससे हमें मंजिल आबादी से हमें अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है कि अकबर के एंसेस्टर कैसे थे, कैसे रूल किया करते थे। तो ये है ना, देखो उनकी सोसाइटी के बारे में कैसे रूल किया करते थे, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिपा आबादी जो था, ठीक है, यहाँ पर एंसेस्टर्स के बारे में लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद सिपा आबादी में मिलिट्री जो फंक्शंस होते थे वहां के बारे में लिख दोगे। ठीक है, मिलिट्री फंक्शंस के बारे में लिख दोगे। मुगल आबादी, मुगल ये जो आपका मुल्क आबादी थी, ये इसमें क्या बताया गया था? इसमें स्टेट फिक्सल जो फिस्कल्स होते हैं, ठीक है, स्टेट फिस्कल। स्टेट फिस्कल का मतलब होता है किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रणाली होती थी, सिस्टम होता था, वो लागू किया जाता था, है ना। जैसे अगेरियन सोसाइटी जो थी ना, तो अगेरियन सोसाइटी किस तरह से एग्रीकल्चर किया करती थी, कौन कौन सी एग्रीकल्चर मतलब क्रॉपिंग किया करते थे, है ना। तो उसमें जीन से कामिल थोड़ा सा कर दो। लिखने को तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको जितना पूछा गया है आपको उतना ही लिखते हैं। मुझे लगता है कि काफी होगा आपके 3 मार्क्स में के लिए। नेक्स्ट होता है रिबेल द प्रोक्लेमेशन ऑफ द 1857 अपील टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द यूनिटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। आपको बताना है रिबेल प्रोक्लेमेशन 1857, यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई तो एक तरीके से उद्घोषणा कर दी गई थी कि भाई तुम सारे, चाहे वो जिस भी कास्ट के हैं, जिस भी रिलीजन के हैं, जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सारे लोग आकर के इसमें पार्टिसिपेट करो। जब हम यूनाइट होकर के अंग्रेजों का सामना करेंगे तो डेफिनेटली हमें जीत जो है वो, जो बहुत टाइम बाद मिलनी होगी, वो बहुत जल्दी मिल जाएगी, है ना, इस तरीके से। तो क्या किया गया? उसमें प्रोक्लेमेशन की गई, उद्घोषणा की गई कि भाई जो है ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करो। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर निकाला जाता था, उसको प्रोपोगेट करने के लिए रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट वगैरह सब पे उनको क्या किया जाता है? उसको शो कर दिया जाता है ना। तो ज्यादातर लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एक्टिविटी, गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटी में। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुली अपना प्लान जो है वो कर पाती है। तो ये जो प्रोक्लेमेशन थी 1857 को सक्सेस करने के लिए थी। इसमें सभी कम्युनिटी के लोगों से अपील किया गया था कि भाई सभी लोग यूनाइट होकर के क्या करो, इसमें बढ़ चढ़कर भाग लो, ताकि हम ब्रिटिशर्स को, फिरंगियों को यहाँ से जल्दी ही निकाल सके। ठीक है, इसके साथ क्या करेंगे? इसके साथ ही जैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के जो बैनर्स वगैरह होते थे, वो उनके एक तरह से उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए कि देखो एकजुट होकर हमने कितने बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस किया है, और उनको फेस करके हमें सफलता भी मिली है, हम सक्सेस भी हुए हैं। ठीक है, तो चाहे वो सक्सेस हमें लेट मिली, लेकिन मिली तो सही ना। तो ये जो यूनिटी होती है ना, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है ना। तो कहावत सुनी होगी आपने, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, है ना। वो आपने एक लकड़हारे की कहानी सुनी हुई, सेम। अब वो कहानी इसमें मत लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसमें पॉइंट्स बना करके लिख दोगे। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं कि आर्ट एंड लिटरेचर मच एज द, तो चाहे तो वो करना है, चाहे ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की जो वीर गाथाएं सुना करके लोगों को, उनको इंस्पायर किया जाता है कि वो एक फीमेल होते हुए भी कितनी बहादुरी के साथ अंग्रेजों से टक्कर लेती हैं, ठीक है, और बाद में फिर वो वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। रीजन लिखना है कि क्यों
उनके राज्य को हड़प लिया गया था क्योंकि उनका कोई मेल सक्सेसर नहीं था। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के थ्रू जो है, हड़प की नीति के थ्रू, जिसका भी मेल सक्सेसर नहीं होता था तो उसके राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाता था, है ना। और इसी का बदला लेने के लिए रानी लक्ष्मीबाई 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करती है और जो है उनकी बहादुरी के किस्से लोगों को सुनाए जाते हैं ताकि लोग इससे इंस्पायर होकर के बढ़ चढ़ करके भाग लें, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसमें डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, ठीक है, अब आ गए हम किस पर, सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में हम करेंगे लॉन्ग आंसर्स, है ना। तो ये जो हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 8 मार्क्स। तो स्टार्ट करने से पहले आपको भी ऊपर बड़े बड़े बोल्ड लेटर में लिखना होगा सेक्शन सी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हड़प्पा की नगर योजना के बारे में बताएंगे, ठीक है। हड़प्पा की टाउन प्लानिंग के बारे में बताएंगे। तो आपको ना सिर्फ हड़प्पा की नगर योजना, अब आपको ये नहीं बताना कि सिर्फ हड़प्पा के बारे में बताना है, आपको पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताना है कि किस तरह की टाउन प्लानिंग वहां पर की गई थी, है ना। बहुत सुंदर तरीके से टाउन प्लानिंग की गई थी, ठीक है। और इसको जो है टाउन प्लानिंग में सबसे पहले कोई भी जो साइट होती थी ना, तो उसको दो भागों में बांटा जाता था, है ना। तो एक हो गया आपका सिटाडेल, ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका लोअर टाउन। तो ये जो ऊंचाई पर था, हाइट पर था, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिटाडेल। इसको क्या बोलेंगे, सिटाडेल कहेंगे। और जो नीचे वाला पार्ट था इसको क्या कहेंगे, लोअर पार्ट। इसको क्या कहेंगे बच्चा, लोअर पार्ट, ठीक है। तो सिटाडेल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी और इसमें से दो बिल्डिंग्स के नाम बता दोगे आप, कौन सी, ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ। क्या बता दोगे, ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है। ये ग्रेट ग्रेनरी हो गया और ग्रेट बाथ हो गया, ठीक है, ग्रेट बाथ हो गया, ठीक है। और चाहो तो इसको ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इसकी जो ये जो लोअर टाउन था, तो इसमें लोग ना बहुत बड़े बड़े घरों में नहीं रहा करते थे, छोटे घरों में रहा करते थे, प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। इनके घरों में विंडो नहीं होती थी, ठीक है। और इस तरीके से जो डायरेक्ट, जैसे कोई भी विजिटर आया है या कोई भी उनका रिलेटिव आया तो डायरेक्ट उनको व्यू नहीं दिखता था, भूल भुलैया टाइप से उसको बनाया जाता था, है ना। तो उसके बाद क्या कर दोगे, उस तरीके डिफाइन कर दोगे। फिर आप कहोगे क्या, ये तो हो गया आपका डिवाइड करना हो गया, है ना। तो सेकंड जो पॉइंट बनाओगे वो हो जाएगा आपका ड्रेनेज सिस्टम। वो क्या हो जाएगा आपका, ड्रेनेज सिस्टम। अब देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने कितने सारे पॉइंट लिख दिए हैं, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बहुत अच्छे से हम उसको लिख सकते हैं, है ना, अच्छा सा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताओगे तो ड्रेनेज सिस्टम में क्या हो जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम में जो ड्रेन्स होती थी वो कवर्ड होती थी, ठीक है। ड्रेन्स होती थी वो क्या होती थी, कवर्ड होती थी। मैं पॉइंट बना रही हूँ तो आप उसको एक्सप्लेन कर देना। कवर्ड होती थी, ठीक है। साथ में उसको स्लोपिंग वाइज बनाया गया था, स्लोप में बनाया जाता था इस तरीके से, जैसे ये हो गया ना थोड़ा सा ढलान में इसको, ठीक है, ताकि जो पानी है यहाँ से फ्लो होकर के और इस तरीके से वो कहीं पर रुके ना, ठीक है। उसके बाद जो ड्रेन सिस्टम में ही क्या बनाया जाता था, ड्रेन सिस्टम में आपको डिफाइन करना है कि जो स्ट्रीट होती थी, है ना, इस तरीके से जो स्ट्रीट होती थी, स्ट्रीट के दोनों तरफ घर होते थे, इस तरीके से दोनों तरफ घर बने होते थे। और घर की बोल दिया गया था कि घर की एक दीवार कंपल्सरी कर दी गई थी कि वो एक दीवार स्ट्रीट पे लगी होगी, है ना, स्ट्रीट की साइड में होगी, ताकि इन घरों की दीवारों के साथ साथ में नाली बनाई जा सके, ड्रेन एक सिस्टम बनाया जा सके और इनका जो वेस्ट वाटर होगा, घरों का वेस्ट वाटर होगा, वो यहाँ पर फ्लो करके और क्या है, बड़े से वहां पर ना मेन रोड पर बड़ा सा हॉल होता था, उसमें जाकर सारा फ्लो हो जाया करता था। तो गंदगी कहीं रुकती नहीं थी, ठीक है। इसको कवर किया जाता था किससे, स्टोन स्लैब से और वुडन स्लैब से। फिर उसके बाद स्लोपिंग एरिया में बनाया जाता था। उसके बाद इनका पूरा का पूरा सिस्टम बता दो कि कैसे इनको बनाया जाता था। जिस तरीके से बनाया जाता था तो उनसे पता चलता था कि ये बहुत अच्छी सोच समझ कर इसकी टाउन प्लानिंग की गई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, यहाँ पर लिख दोगे आप क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था, जैसे मार्केट होती है ना शहरों में, क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन जो होता था, ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्शन में आप क्या कर दोगे कि वीट मेकिंग, सील मेकिंग, ठीक है, और इसके अलावा आपके जो भी बीड्स मेकिंग होते थे वो सारा का सारा इसमें लिख दोगे, ठीक है। और मार्केट होती थी, ठीक है, मार्केट जो होती थी उसी में सारा पूरा का पूरा लेन देन का काम होता था, ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्शन में। और क्या करोगे, जैसे कम्युनिकेशन का लिख दोगे। तो जैसे शहरों के अंदर ना एक्टिविटीज़ होती है, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, एक जगह से दूसरे जगह से सामान लाया ले जाया जाता है। ऐसे ही हड़प्पा के लोग भी किया करते थे। तो लोकली वो क्या करते थे, बैलगाड़ी वगैरह यूज़ कर लिया करते थे। अगर उनको किसी दूर देश के दराज में कम्युनिकेट करना होता था उनके साथ में, तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट अवेल किया करते थे, है ना, शिप्स के थ्रू जाया करते थे। तो इस तरीके से आप क्या कर दोगे, 7 to 8 पॉइंट बना करके लिख दोगे उसको, ठीक है।
तो नेक्स्ट आता है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1875 से 1950 तक के विभिन्न पुरातत्वविदों के योगदान का कारण बना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या कर दोगे, अलेक्जेंडर कनिंघम कर दोगे। ठीक है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ये सबसे पहले एएसआई थे। ठीक है, ये फर्स्ट एएसआई थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट एएसआई थे। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, जॉन मार्शल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, जॉन मार्शल आ जाएगा। ठीक है, जॉन मार्शल आ जाएगा। उसके बाद ये उसके बाद बने थे 1924 में। उसके बाद REM विलर। ठीक है, REM विलर कर दोगे। ठीक है, REM विलर कर दोगे। उसके बाद क्या कर दोगे, REM विलर के बाद में बहुत सारे होते हैं, कौन आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, दयाराम साहनी कर दोगे, RD बनर्जी कर दोगे, BB लाल कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर BB लाल कर दो। ठीक है, उसके बाद में DR साहनी कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ में क्या कर सकते हो, DR साहनी, यानी कि जिन्होंने हड़प्पा को खोज किया था 1921 में, इन्होंने हड़प्पा को डिस्कवर किया था। ठीक है, हड़प्पा को डिस्कवर किया था। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दोगे, फिफ्थ पे कर दोगे, जैसे RD बनर्जी, राखल दास बनर्जी। ठीक है, क्या कर दोगे, राखल दास बनर्जी। तो इनको डिफाइन कर दोगे। इन्होंने मोहनजोदारो को 1922 में डिस्कवर किया था। किसको, मोहनजोदारो को। ठीक है, मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, और भी कई आते हैं। तो इनके जो अभी मैंने इससे पहले ऊपर करवाए थे ना, जो इनकी बुक्स वगैरह थी जिसको हमने मैच किया था, इनका कंट्रीब्यूशन मैच किया था, आप उसको एक बार फिर से रीड कीजिएगा और उसको डिफाइन कर देगा। आप देखिएगा आपका ये जो 8 मार्क्स क्वेश्चन है किस तरह से आपको फुल मार्क्स दिलाता है ना। क्लियर है। चलिए, इन सभी के बारे में आप थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है इनके बारे में लिख दोगे। ठीक है ना, इजी। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पा। ये हो गया। ठीक है, अब द अर्ली सेंचुरीज इस्लाम ग्रुप ऑफ द रिलीजियस माइंडेड पीपल कॉल द सूफीज टर्न द एक्टोसिज्म एंड द मैक्टोसिज्म। ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द रेफरेंस टू देयर ट्रेडिशन। तो ये किस तरह से सूफी जो हैं वो लोगों को इस संसार के बारे में, दुनियादारी के बारे में बताते हैं, लोगों को एक सही गाइडेंस देते हैं कि देखो हम अपने अच्छे कर्म करेंगे। ठीक है, हम एक भगवान पर विश्वास रखेंगे, तो उन्हीं अच्छे कर्म और भगवान के विश्वास से ही हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो जो भी कुरान में उन्होंने पढ़ा तो उस पर अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड करके लोगों को प्रीचेस दिया करते थे ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इनको क्या कहा जाता था, इनकी जो पॉम्स वगैरह, प्रेयर वगैरह होती थी तो उनका तरीका अलग था। जैसे कव्वाली के थ्रू क्या करते हैं, कव्वाली के थ्रू ये जो है उनको गा करके और अपने गॉड को वो क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं, है ना। लेकिन कव्वाली को गाने में भी बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए होती है और ये एक बहुत ही अच्छा जो बयान कर सकता है, अच्छी प्रोनाउंसिएशन कर सकता है, वही उसको सिंग किया करता था, है ना। और ज़ियारत जिसको बोलते हैं, जैसे जब इनकी डेथ हो जाती थी तो जहाँ पर इनका डेथ होती थी, जहाँ पर इनको दफनाया जाता तो वहाँ पर एक होली प्लेस बना दिया जाता था जिनको ज़ियारत कहा जाता है ना। तो इस तरीके से क्या करोगे, डिफाइन कर दोगे। सूफी टर्न द एक्टोसिज्म एंड द मैक्टोसिज्म। तो ये क्या करते थे कि देखो ये वो लोग थे जो हैं तो सही दुनिया में, है ना, लेकिन इनका जो माइंड है वो रिलीजियस माइंड होता था। हमेशा भगवान के बारे में सोचना, धार्मिक बातों के बारे में सोचना, यही सब चीज़ें चलती रहती थी। तो एक्टोसिज्म एंड द मिस्टिसिज्म, तो इसमें कहता है कि उन्होंने फैसला किया कि हम यार इन संसार वाले लोगों से ना, जो सोसाइटी में रहते हैं, उनसे अलग रहने का फैसला किया। तो ये क्या करते हैं, अपना अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारे हिंदुओं में क्या होता है, हिंदुओं में जैसे जोगी साधु बाबा वगैरह होते हैं, वो जंगलों की तरफ निकल जाते हैं, तपस्या करते हैं। तो जितनी ज़्यादा तपस्या करेंगे भगवान उनके पास, मतलब भगवान के जो है वो जल्दी ही दर्शन कर पाएंगे। तो इसी तरीके से इनका अपना जो है वो मेडिटेट करने का या भगवान को, अल्लाह को याद करने का अपना तरीका होता था। इनकी अपनी भक्ति होती थी, दूसरों की अपनी भक्ति। डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट आता है इसमें कि मीराबाई वॉज वेल नोन पोएट इन द नॉर्थ इंडिया हिंदू ट्रेडिशन। मीराबाई के बारे में लिखना है कि मीराबाई जो है वो कौन थी, राजकुमारी थी, है ना। तो मार्टा की राजकुमारी थी। तो उनकी शादी होती है किसके, सिसोदिया क्लान के वहाँ से होते, एक राजकुमार से होती है, फिर ये क्वीन बन जाती है। ठीक है, बचपन से ही इनका जो भी माइंड था ना वो रिलीजियस माइंड था, है ना।
तो हमेशा वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे, भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था, उनका अपना दोस्त भी, अपने पेरेंट्स भी, अपना सखा भी, अपना हस्बैंड भी, अपना मित्र भी, जो भी था, है ना, वो सब कुछ उन्होंने श्री कृष्ण जी को मान लिया था। जब उनकी एक्सट्रीम जो भक्ति होती है, ठीक है, वो जब डे बाय डे बहुत ज़्यादातर टाइम जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाया करती थी, तो इनके इन-लॉज ने काफ़ी इनको जो है काफ़ी बार रोका, कई बार रोका और रोकने की कोशिश की, और इनको जो है मरवाने की भी कोशिश की है कि यार इससे बढ़िया है तो ये सब पीछा छूट जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जहर का प्याला दिया, ठीक है, और एक बास्केट में स्नेक भर करके इनके बेड पर छोड़ दिया गया ताकि स्नेक बाइट करें इनको और ये मर जाएं, लेकिन वो हर बार उसका ऑपोजिट हो जाता था, है ना। तो इस तरीके से डिफाइन कर दोगे। और इनकी जो एक भक्ति थी वो एक्सट्रीम लेवल की थी, है ना, वो एक्सट्रीम लेवल की थी। तो ये कहते हैं कि खुद उन्होंने क्या दिया, उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। और इनकी जो एक दो एग्जाम्पल लिखते होगे, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो वो एक ऐसा धन वो पा चुकी थी जो कि संसार में बाकी लोग नहीं पा चुके थे। तो मुझे राम नाम का धन मुझे मिल गया है, और ये जो धन है वो मैं अपने से कभी अलग नहीं करूँगी। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको बता सकते हैं। खास करके विमेन के लिए उन्होंने भक्ति के दरवाजे खोल दिए थे, है ना। नॉर्थ इंडिया में लोगों को, महिलाओं को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता था, है ना। तो उन्होंने महिलाओं को रास्ता भी दिखाया, और उनके बताए हुए नक्शे कदम पर जो है वो महिलाएं चलने लगी थी, भक्ति करती थी। सांसारिक बंधनों में रहकर भी इंसान भक्ति कर सकता है, इस तरह की जो शिक्षाएं थी वो उन्होंने दी, ठीक है। चलिए, डिस्क्राइब द सोर्स टू नो अबाउट द गांधी जी इन द नेशनल लिटरेचर। तो आपको बताना है डिस्क्राइब द सोर्स टू नो अबाउट द, तो गांधी जी के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि वो एक नेशनल लीडर थे। तो काफ़ी उनकी हमें जो है सोर्सेज से पता चलता है। जैसे अगर हम बात करें किसकी बात करें, हम उनके द्वारा लेटर लिखे गए, ठीक है, तो लेटर से हमें पता चलता है, ठीक है, वो जो भी अपने जो उनके पॉलिटिकल जो फ्रेंड्स वगैरह थे, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उनको लेटर्स लिखा करते थे। तो लेटर्स के थ्रू उनकी फीलिंग्स पता चलती थी कि वो अपने देश के प्रति कैसी भावना रखते हैं। उसके बाद सेकंड में क्या कर देंगे, सेकंड में हम उनके स्पीचेस वगैरह कर देंगे, ठीक है, उनकी स्पीच से पता चली, ठीक है, और इसके अलावा न्यूज़पेपर से पता चली, ठीक है, इसके अलावा न्यूज़पेपर से पता चली। न्यूज़पेपर के अलावा हम क्या करेंगे, उनकी बायोग्राफीज जो थी, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफीज, ठीक है, तो उनके बारे में पता चला, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बना दोगे। फिफ्थ पॉइंट क्या करोगे, बंच ऑफ लेटर जो उन्होंने क्या करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ना उनके लिखे गए काफ़ी सारे लेटर्स थे, फिर उनको एग्जीक्यूट किया गया, तो उससे भी पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो ये इसमें लेटर में आ जाएगा, तो लेटर वाले उसमें कॉलम में आप लिख देना, ठीक है। और इसके अलावा जो थे, इसके अलावा हमें उनकी जो उनसे रिलेटेड जो भी लोग थे उनके वर्बल कम्युनिकेशन से पता चलता है ना। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड होते थे, ठीक है, रिकॉर्ड से पता चला है, रिकॉर्ड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड से पता चलता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हर बात का रिकॉर्ड रखती थी कि गांधी जी ने इस टाइम में ये मूवमेंट लॉन्च किया था, इसमें ये हुआ था, वो हुआ था, तो इससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। तो ये सारा डिफाइन कर दोगे पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा डिफाइन कर दोगे। तो डिस्क्राइब द कॉजेज एंड द इवेंट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों चलाया गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया। तो इसकी पहले सबसे पहले बताओगे कि असहयोग आंदोलन क्या होता है। तो ये नॉन कॉपरेशन यानी कि अब हमें किसी तरह से ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना है, किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना है। और उन्होंने अपनी एक बायोग्राफी में, अपनी एक ऑटोबायोग्राफी में लिखा भी है, जब वो साउथ अफ्रीका में थे 1905 में, है ना, तो उन्होंने लिखा कि इंडियंस जो है वो तभी तक, मतलब ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो तभी तक सरवाइव कर पा रहे हैं जब तक इंडियन उनका साथ देते रहेंगे, तब तक वो इंडिया पर रूल कर रहे हैं। जिस दिन इंडियन ने ठान लिया ना कि इनका किसी तरह से कोई साथ नहीं देना है, 1 साल के अंदर अंदर वो ना चले जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। मतलब ऐसा तो नहीं कहा था कि मेरा नाम बदलना, 1 साल के अंदर अंदर ब्रिटिशर्स यहाँ से भाग जाएंगे, है ना, ऐसा उन्होंने खुद फील करके लिखा था, ठीक है। तो क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक है, तो वो आप स्टेटमेंट भी लिख देना उसमें एज इट इज, ठीक है। उसके बाद इसको जो है 1920 में इसको स्टार्ट किया गया था, 1920 में, ठीक है। 1919 में क्या किया गया था, खिलाफत मूवमेंट से। अब ये खिलाफत मूवमेंट का थोड़ा सा आपको करना है, देखो क्या था 1919 में क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1919 में खिलाफत
ठीक है, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। खिलाफत मूवमेंट में दो जो अली ब्रदर्स है वो लीड कर रहे थे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि इनके जो खलीफा थे, है ना, इनके जो स्पिरिचुअल हेड थे जिनको खलीफा कहा जाता है, उनके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जर्मनी की तरफ से वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे कौन, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर जर्मनी की तरफ से क्या कर रहा था, ऑटोमन एम्पायर जर्मनी की तरफ से उसमें लड़ाई में शामिल हो गया कि जर्मनी की पार्टी में वो मिल गया, ठीक है, उस वाले सेक्शन में मिल गया। तो ऑटोमन एम्पायर भी हार जाता है जर्मनी के साथ, और जब हारी हुई कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टी लगाई जाती है जीती हुई कंट्री के द्वारा, तो उसमें क्या किया गया था, इनके ऊपर भी, ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे, इनके ऊपर भी बहुत बड़ी पेनल्टी लगा दी जाती है, और अपने स्पिरिचुअल हेड को वो प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहते थे। तो ये जो अली ब्रदर्स हैं ये गांधी जी के पास आते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, और गांधी जी को ये गोल्डन चांस लगता है हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने का। फौरन एग्री हो जाते हैं और वो इनको कांग्रेस लीडर के पास लेकर गए, ठीक है, और वहां पर इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो चलो सक्सेसफुल लॉन्च हो गया था और इस पर सक्सेस भी मिली। लेकिन अगर हम बात करें कि जो है टाइम आने पर गांधी जी को लग रहा था कि मुस्लिम्स भी उनका साथ देंगे, तो इसी मौके की तलाश में क्या किया उन्होंने, इसी को मद्देनजर रखते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तो अगर वो इस तरीके से कॉपरेट नहीं करेगी ब्रिटिशर्स का, तो हम बहुत ही जल्दी जो है सक्सेस अचीव कर लेंगे। तो गांधी जी ने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जगह जगह बॉयकॉट्स किए गए। क्या किए गए, बॉयकॉट किए गए। बॉयकॉट क्या होता है बच्चे, मतलब हर जगह से जो है जैसे स्टूडेंट ने जो है वो स्कूल कॉलेजेस जाने के बजाय जेल जाना पसंद किया था, है ना, तो अब इन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। जैसे रेलवे वर्कर्स थे, ठीक है, रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, ठीक है। तो सेकंड में आप बॉयकॉट में क्या करोगे यार, जो फॉरेन गुड्स जो होते थे, ठीक है, फॉरेन जो गुड्स होते थे, फॉरेन गुड्स का मतलब होता है विदेशी सामान, जो फॉरेन गुड्स होते थे, विदेशी सामान होते थे, तो सब लोग क्या करते थे कि जगह जगह से ना, मतलब अपने घरों से वो फॉरेन गुड्स निकाल करके उनका पिरामिड बना करके, इस तरीके से पिरामिड बना करके और इसमें आग लगा दी थी, और इस तरीके से पूरा का पूरा उन्होंने, मतलब एक तरह से वो अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते थे कि अब हम तुम्हारी ना तो चीजों को खरीदेंगे, ना हम सेल करेंगे, और जो है हम उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो अब हम तुम्हारी चीजों को किसी को भी हम खरीदेंगे नहीं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जैसे रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, ठीक है, रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक, ठीक है, तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, जिससे उनका जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिस्टम चल रहा था वो बिल्कुल ठप हो गया, काफी नुकसान हुआ था, ठीक है। थर्ड में कर दोगे जो है उन्होंने, जो ये थे आपके क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे हिंदू जो थे, वो कुछ लीडर या कुछ हिंदू जो है वो उनके गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम किया करते थे, है ना, तो उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, ठीक है। उसके अलावा, इसके अलावा क्या करेंगे, शॉपकीपर्स ने अपनी जो शॉप थी वो शट डाउन कर दी, ठीक है, शॉपकीपर ने अपनी शॉप्स जो है वो शट डाउन कर दी कि हम ना बेचेंगे तुम्हारा सामान, ना खरीदेंगे, ना बेचेंगे, तो अपनी दुकान ही को शट डाउन कर दिया था। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो आप इतना बड़ा उसको लिख सकते हो, ठीक है। और फिर जो है जगह जगह पर मीटिंग्स रखी गई, मीटिंग करके उनको बोला गया कि अब हमें जो है वो बिल्कुल रुकना नहीं है, ठीक है, लगातार हमें अपने मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ते रहना है। फिर इसमें क्या करोगे, 1922 में चोरी चोरा के इंसिडेंट थे, गांधी जी ने अपना ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, कॉल ऑफ कर लिया था। क्यों, क्योंकि एक में हिंसक घटना हुई थी, जिंदा 22 पुलिस वालों को एक पुलिस स्टेशन में बंद करके उसमें आग लगा दी थी गाँव वालों ने, ठीक है, पीजेंट्स वगैरह ने। तो गांधी जी इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और उनको फिर बंद कर दिया, किसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। इस तरीके से को पूरा का पूरा डिफाइन कर दोगे। अब आ गए हैं आपके पास सेक्शन डी, ये होंगे आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आप इस तरीके के पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ने के बाद आपको ये ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे, हर एक पैराग्राफ के बाद आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। तो पहले 2 क्वेश्चन होंगे 1, 1 और 2, तो टोटल 4 मार्क्स का दिया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से आप फाइंड करके, सर्च करके आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके 3 क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे। जैसे ये थ्योरी गाथा का दिया है, बस इसमें से क्या पढ़ना है आपको, हिंदी या इंग्लिश में, दोनों में किसी में भी आप समझते हो तो पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। बहुत इजी है, बच्चों को इसमें बहुत
मजा भी आता है क्योंकि इसके जो है दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस वहां से हमने देखा। लेकिन आपको बच्चे ऐसे नहीं करना, आपको कुछ अपने वर्ड्स भी इसमें इंक्लूड करने होंगे, मेंशन करने होंगे, मतलब अपने आप से भी आंसर बनाने होंगे, कुछ इसमें अपने से भी आपको ऐड ऑन करना होता है, ठीक है। तब जाकर एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने, ठीक है, वो तो करी तो है। शिक्षा और मनोरंजन, देखो कितना इंटरेस्टिंग ये है पैराग्राफ है, ठीक है। शिक्षा और राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया था कि वे इब्न बतूता यानी कि अपनी यात्रा में देखे गए शहरों तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाएं। साथ ही मतलब जो भी ट्रैवलर्स आते थे वो जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे तो उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व करी, तो वो सारी चीजें अपनी वो ट्रैवलॉग्स में लिख दिया करते थे। उसके ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बेस्ड है, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका इंग्लिश वर्जन है उसी का। अब हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन डी के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये कैरी करेगा आपके 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो सांची स्तूपा को क्या करना है, आपको लोकेट करना है, सांची को, ठीक है। उसके बाद धोलावीरा को, और उसके बाद शाहजहां यानी कि दिल्ली में, ठीक है। तो उसके बाद आपको ए और बी 1857 के रिवोल्ट में आपको ए और बी करके दिया होगा। ये इंसिडेंट होंगे, ये प्लेस जो है वो 1857 की क्रांति से रिलेटेड होंगे। तो ए और बी को इस तरीके से करना है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें सांची, धोलावीरा और दिल्ली को लोकेट करना है, ठीक है। सांची, धोलावीरा और दिल्ली, ठीक है। ये आपका मैप दिया होगा, ठीक है, मैप दिया होगा। मैप में आप क्या करोगे, मैप में आप ये जो ब्लैंक मैप दिया होगा इसमें आप अच्छे से इसको फिल कर लोगे, ठीक है। तो क्या करना था हमें करना था मैम धोलावीरा। तो धोलावीरा बच्चे ये राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में मत कर देना, ये गुजरात में है धोलावीरा, ठीक है। तो धोलावीरा गुजरात में आप कहीं भी इसको लोकेट कर देना, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, धोलावीरा। और ये क्या है, पूरा का पूरा गुजरात पार्ट है, ठीक है। ये जो स्टेट है गुजरात, और गुजरात के अंदर ही क्या था, धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा। उसके बाद क्या करेंगे, दिल्ली को लोकेट करते हैं। तो ये है दिल्ली, ठीक है, ये क्या है, दिल्ली, शाहजहानाबाद, ठीक है। उसके बाद शाहजहां ने अपनी जो कैपिटल थी वो शाहजहानाबाद बताई थी, दिल्ली में लोकेट करना है। उसके बाद क्या था आपका, सांची स्तूपा। सांची स्तूपा कहाँ पर है, सांची स्तूपा का एमपी में है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश है, देखो बीचों बीच है, गलती मत कर देना इसमें। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, सांची स्तूपा। सांची स्तूपा कहाँ पर, भोपाल में है, और मध्य प्रदेश की राजधानी ही क्या है, भोपाल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोकेट कर दोगे सांची, ठीक है, क्या कर दोगे, सांची। उसके बाद ए और बी लोकेट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो गुजरात, ये जो एमपी में ही, ये क्या है, एमपी में ही क्या है, झांसी है, ठीक है, झांसी कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। ये हो गया झांसी, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, वेस्ट बंगाल है ना, ये आपका बांग्लादेश है, और ये क्या है आपका, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो कि अवध, ठीक है, अवध के वाजिद अली शाह नवाब को डिथ्रोन कर दिया था, कलकत्ता भेज दिया गया था। और वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो कलकत्ता है, ठीक है। और वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे, अवध के, ठीक है, कहाँ के नवाब थे, अवध के, ठीक है, अवध के, या फिर आप वो कर सकते हो, ठीक है, हाँ अवध के, ठीक है बच्चे। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। चलो अगर क्लियर है तो फटाफट से मुझे क्या कर दो, एक बार सारे बच्चे मुझे थम्स अप शो कर दो और जल्दी से बता दो सब क्लियर हो गए हो, ठीक है। तो देखो बच्चे अभी क्या चल रही है, अभी मंथ एंड सेल ऑफर चल रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी से देखो, बार बार मैं डेली बोलती हूँ लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आता है बच्चे, लेकिन बाद में क्या करोगे, बाद में कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट होना पड़ेगा कि मैडम की बात मान लेते तो ठीक हो जाता। अभी मंथ एंड सेल ऑफर चल रही है, अड्डा 24/7 के किसी भी बैच को परचेज करने पर, CUET के किसी भी बैच को परचेज करने पर आपको पूरे 20% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब ये फ्लैट डिस्काउंट हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर आपको टाइप करना है अड्डा 24/7, क्या टाइप करना है बच्चे, अड्डा 24/7 टाइप करना है, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आपने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज में क्या करोगे आप, यहाँ पर स्कूल के 12 में जाओगे, या फिर CUET का लेना है तो इसमें भी आपका CUET की तैयारी करवाई जाएगी और महापैक में भी तैयारी करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसका लेते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और बोर्ड एग्जाम आने वाले, उससे पहले आप सारी की सारी तैयारी, सारी की सारी रिविजन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं संघर्ष बैच को, है ना। संघर्ष बैच का प्राइस कितना है, ये आपका 6559 है। अभी क्या
चल रहा है, मंथ एंड सेल ऑफर चल रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको बाय नाउ पे क्लिक कर लोगे। आपको इसमें ना ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडी सेक्शन। इसका मतलब ये कि इस बैच में आपको आपकी सीयूटी की तैयारी भी करवाई जाएगी, बोर्ड एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस भी खत्म करवा दिया जाएगा। तो आज ही इसको एनरोल कर लो बच्चा, आज ही एनरोल कर लो। और जो बच्चे ने तैयारी तो ठीक है कर रखी है, लेकिन वो रिवीजन लेना चाहता है, लेकिन वो अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन लेना चाहता है, लेकिन अगर वो ये देखना चाहता है कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, तो वो सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर मिल रही है। यानी कि बुक्स भी मिल रही है, सॉरी वो आपको ई बुक्स भी मिल रही है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं कूपन कोड बता रही हूँ Y489, ठीक है, Y489। तो क्या करना है आपको, Y489 कूपन कोड अप्लाई कर देना है। तो जैसे आपने अप्लाई कर दिया, ये देखिए आपके इतने रुपीस माइनस हो गए हैं। तो ये कोर्स रह गया आपका कितना, पूरे फ्लैट 20% का डिस्काउंट आपको दिया गया है, और पूरे 12 मंथ की वैलिडिटी आपके पास रहेगी, ठीक है, 12 महीने तक। यार तुम 12 महीने में 6,000 रुपए खर्च कर रहे हो, तुम सोचो जरा, 500 रुपए पर मंथ, जिसमें आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कहां सो रहे हो, 500 पर मंथ, और वो भी इतने सारे सब्जेक्ट 500 रुपए में। आप जाओ, ऑफलाइन जाओ, एक मैं कम से कम बता रही हूँ, एक सब्जेक्ट के आपके कम से कम भी 1000 रुपीज तो लेंगे ही लेंगे, है ना। उसके अलावा जो है वो स्टडी मटेरियल कहीं और से आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है, कहीं से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन खरीदने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, वो काफी ज्यादा खर्चा होगा आपको, ठीक है। तो इसमें जब सारी चीजें आपको डिटेल में दी जा रही है, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, तो क्यों नहीं आज इसको ज्वाइन कर लेते हो। जाओ जल्दी से कूपन कोड लगाओ और मेरे साथ अपनी तैयारी को अभी से प्रिपेयर कर लो, ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी चीजों की तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आपका सपना है बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का, और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपके पास ये लास्ट सोल्यूशन है, बाकी तो फिर भगवान भरोसे है बच्चे, फिर तो आप उम्मीद छोड़ दो, ठीक है, कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, उम्मीद छोड़ दो, है ना। तो क्या करना है, या तो आप दिन रात खुद मेहनत करो, ठीक है, इतने इतने सारे सब्जेक्ट जो है वो खुद पढ़ो, ठीक है। ऑफलाइन भी ट्यूशन लगाना चाहते हो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप मम्मी पापा के इतने पैसे खर्च करो यार, वहां भी तो खर्च करोगे, तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते हो, जबकि आपको पता है सारी चीजें। तो जल्दी से जाइए बच्चे और आज ही इसमें एनरोल कीजिए, ठीक है, और फ्लैट 20% का डिस्काउंट पाइए, जिसमें आप मनी भी सेव कर रहे हैं और नॉलेज भी लेकर जा रहे हैं दोनों एग्जाम की। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।